बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई थी कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक सेल से कैसे मल्टीसेलुलर बन जाती है, ये हमारा और आप लोगों का पूरा टॉपिक था। लेकिन इधर ही मैंने आपके साथ एक बात शेयर की हुई थी, वो ये थी कि एक सेल से अगर पूरी की पूरी मल्टीसेलुलर बॉडी बनेगी, यानी एम्ब्रियो बनेगी, फ्यूटस बनेगा, बेबी बनेगा, तो उनके लिए हमें 7 स्टेजेस चाहिए होते हैं। वो 7 स्टेजेस गेमेटोजेनेसिस था, फर्टिलाइजेशन था, क्लीवेज था, ब्लास्टुलेशन था, गेस्टुलेशन था, ऑर्गेनोजेनेसिस था, ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेशलाइजेशन था। गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है? गेमीट्स बन जाते हैं। गेमीट्स में ये बात मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी कि ये इसके सब का लफ्ज़ है जिसको हम और आप लोग मेल और फीमेल दोनों के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गेमीट्स मेल्स के भी होते हैं, गेमीट्स फीमेल्स के भी होते हैं। मेल के गेमीट्स को स्पर्म, फीमेल के गेमीट्स को हम और आप लोग फिर ओम या एग हम और आप लोग इसको कहते हैं। कैसे बनते हैं ये पूरी स्टोरी हम और आप लोगों ने पढ़ी हुई थी। फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन के ऊपर हम और आप लोग आ गए हैं, तो उधर पे क्या होता है, नो डाउट वहाँ पे फर्टिलाइज ओम या जाइगोट हमारा बन जाता है। जो तीसरा स्टेप था वो क्लीवेज था। इसको हम और आप लोगों ने एक्चुअली माइटासिस हम और आप लोगों ने इसको कहा हुआ था। क्लीवेज में होता क्या है, हमारे साथ मारूला बन जाता है। ये पूरी स्टोरी हम और आप लोगों ने पढ़ ली है। ब्लास्टुलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है। अब ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो तो आपके कोर्स के अंदर तो है तो नहीं, लेकिन मैंने इसका एक रफ सा स्केच ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे ये होता है, ताकि आपके दिल में ये बात हो जाए ओरिजिनली ये ऐसा होता नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कुछ और किस्म का होता है। लेकिन समझाने के लिए मैंने आप लोगों को ये डायग्राम बना दिया है। क्या था? जो रेड सा आप लोगों को नजर आ रहा है वो यो जोना पेलास्यूडा था, और मैंने बताया हुआ था कि जोना पेलास्यूडा का दूसरा नाम एग शेल मेम्ब्रेन भी है। ये शेल के नीचे जो मेम्ब्रेन सा प्रेजेंट होता है इसको हम आप लोग जोना पेलास्यूडा हम आप लोग इसको कहते हैं। इसके बाद कुछ सेल्स थे जिसको हम आप लोगों ने मेगामियर्स, लेकिन बताया हुआ था कि मेगामियर का लफ्ज़ आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन हम और आप लोग इसको ट्रोफोब्लास्ट हम और आप लोग इसको कहते हैं। इसके बाद जो थे, जो ग्रीन ग्रीन आप लोगों को नजर आते हैं, ये माइक्रोमियर्स हैं, यानी इनर सेल मास है। ब्लास्टोसिल भी कुछ लोग इसको सारी कुछ लोग इसको ब्लास्टोडर्म भी लोग इसको कहते हैं। ब्लास्टोडिस्क भी हम और आप लोग इसको कहते हैं। और इनके अलावा जर्मिनल डिस्क और एक्टिव साइटोप्लाज्म के अल्फाज भी आपके कोर्स ने इसके लिए इस्तेमाल किए हुए हैं। लेकिन ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है और जो इनर सेल मास होता है, इसके बीच में एक स्पेस होता है, कैविटी होती है, जिसको हम और आप लोग ब्लास्टोसिल कहते हैं, जिसको हम और आप लोगों ने ब्लू शो किया हुआ है। लेकिन ये जो इनर सेल मास होता है इसके अंदर एक फ्लूइड सा प्रेजेंट होता है, और बुक ने इसके लिए लफ्ज़ लिखा हुआ है फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये अल्फाज इनके लिए उसने इस्तेमाल किए हुए हैं। जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया है ये कोई और चीज़ नहीं है, ये ब्लास्टुलेशन का एंड प्रोडक्ट है, और इसको हम और आप लोग ब्लास्टुला हम और आप लोग कहते हैं। लेकिन ब्लास्टुला के लिए आपके बुक ने लफ्ज़ ब्लास्टोसिस्ट के अल्फाज जो है इनको भी ये इस्तेमाल किए हुए हैं। ये जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट है ही ग्रीटन वर्ड, और इसका मतलब होता है ब्लास्टोसिस्ट का, इसका मतलब होता है स्प्राउटिंग वन। स्प्राउटिंग हम इसको कहते हैं। और जो स्प्राउटिंग होता है ये बॉटनी का लफ्ज़ है, और आप लोगों ने आमतौर पे इसमें देखा होगा कि कुछ सीड्स वगैरह होते हैं, इनको हम और आप लोग साइल के अंदर लगा लेते हैं, और जब आप लोग इसको लगा लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर जो टेस्ट प्रेजेंट होता है वो कवरिंग होती है, उसकी ब्रेकिंग हो जाती है, जिसके बाद शाबा से वो जो सीड होता है वो एक किस्म की उसमें रप्चरिंग हो जाती है। तो इसको हम फिर कहते हैं स्प्राउटिंग। फिर इससे वो रूट और शूट वगैरह जो है ये फिर निकल जाते हैं। तो बांटने वाले फिर कहते हैं कि सीड की स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, यानी इससे प्लांटलेट बनना शुरू हो गया है। एग्जैक्टली ये जो एनिमल्स होते हैं शाबा से ये जिस चीज़ से बनते हैं वो एक्चुअली ये ब्लास्टुला होते हैं। तो इस ब्लास्टुला की स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन वगैरह होगा इनके ऊपर ये ब्रेकिंग शुरू हो जाएगा, तब जाके वो जो एनिमल होता है उसका जो बनना होता है ये फिर शुरू हो जाता है। तब जाके ये लफ्ज़ जो है ब्लास्टोसिस्ट मीन्स स्प्राउटिंग, इसका मतलब क्या होता है, क्यों हम इसको कहते हैं, मैंने आप लोगों को ये बात समझा दी है। अब हम और उधर पे जाएंगे कि कैसे फिर ये सारा कुछ हो जाता है। लेकिन एक दो बातें जो आप लोगों के साथ शेयर कर लो वो ये है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है इनसे फ्यूचर में क्या क्या बनेगा। 4 चीजें
आपके कोर्स के अंदर है, इनसे फ्यूचर में ये चीजें जो है ये फिर बन जाती हैं। इनमें से जो पहला होता है इसको हम और आप लोग एल सेलेक्टिन हम और आप लोग इसको कहते हैं। फ्यूचर में इससे ये भी बनता है, सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। अब एल सेलेक्टिन क्या है इसको हम और आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग ईटा के हैं, ये एनुअल वाले को हम फिर बताते हैं। ये जो दूसरी चीज होती है वो ये है कि इनसे फिर प्लेसेंटा फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। यू नो कि प्लेसेंटा कोर्स के अंदर है भी हल्का फुल्का दिया गया है, लेकिन प्लेसेंटा क्या होता है इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन है जिनको खास तौर पे जरूरत है नहीं, लेकिन ये भी इनसे बन जाता है। जो तीसरी चीज होती है वो इसको हम और आप लोग इम्यूनो सप्रेसिव प्रोटीन हम और आप लोग इसको कहते हैं। अब इम्यूनो सप्रेसिव प्रोटीन्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों ने, ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है जब हम और आप लोग इसको रेसिपिएंट के अंदर हम इसको लगा लेते हैं तो वहां पे इन ही को इम्यूनोसप्रेसिव प्रोटीन, वो साइक्लोस्पोरिन होम्योस्टेसिस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने इसको पढ़े होंगे। इसी तरह से कुछ प्रोटीन सीक्रेट करते हैं जिसका काम ये होता है कि ये जो फीमेल होते हैं इसी ही का जो इम्यून सिस्टम होता है इनको सप्रेस कर लेते हैं ताकि ये इजीली इम्प्लांट हो जाए यूट्रस के अंदर। इनके ऊपर भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती हमें। लेकिन जो चौथी चीज होती है जो इससे बनती है वो यू नो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन का लफ्ज आपके कोर्स के अंदर इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन है वो 4 होते हैं, एमनियन है, कोरियन है, एलेंटाइस है और योगसेक है। फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर के अंदर सिर्फ इन्होंने ये नाम लिखे हुए हैं। तो इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन में मैं यहाँ पे लिखवा लेता हूँ एक्स्ट्रा, इन चारों के चारों को हम और आप लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन हम और आप लोग इसको कहते हैं। और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन है इन चार में से सिर्फ और सिर्फ जो कोरियन होता है वो ट्रोफोब्लास्ट से बन जाता है, जबकि जो बाकी 3 होते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं इनमें से एक होता है एमनियन, शाबाश है, जो दूसरा होता है इनको हम और आप लोग कहते हैं यॉर्कसेक, जबकि जो तीसरा होता है इनको हम और आप लोग कहते हैं एलेंटाइस। ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये बन जाते हैं माइक्रोमियर से, इनर सेल्वा से सारा कुछ बन जाता है ये तीनों के तीनों। लेकिन ये 3 प्लस ये वाला 4 इनको हम फिर कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन। इसका मतलब कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन है जो कि एक्चुअली 4 होते हैं, इनमें से कोरियन के अलावा ये जो बाकी 3 होते हैं ये इंद्र सेल्मास से बन जाते हैं। लेकिन इनके अलावा जो इनसे दूसरी चीज बनती है उसको हम और आप लोग एम्ब्रियो प्रॉपर हम और आप लोग इसको कहते हैं। और एम्ब्रियो प्रॉपर से मेरा मतलब ये है कि जो प्रॉपर एम्ब्रियो होती है वो इसी ही से सारा कुछ बन जाता है। तो ये बात दफा एमसीक्यूज के अंदर ये पॉइंट्स आ जाते हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, शाबाश है, इनमें से कौन सी चीज बन जाती है। उधर पे कुछ 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएंगे या बाद दफा कुछ चीज आप लोगों को दी जाती है, पूछा जाता है कि इंद्र सेल्मास से या ट्रोफोब्लास्ट से इनमें से कौन सा वाला है जो कि इनसे बन जाता है, तब जाके आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन इनकी डिटेल में हम और आप लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम और आप लोगों को इन चीजों की जरूरत नहीं होती फिलहाल। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं अगर आप लोग ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस के टिपिकल स्ट्रक्चर को देख ले तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। जोना पेलासुडा कोर्स के अंदर नाम है बता दिया है, मेगामियर्स जिसको आपके बुक ने ट्रोफोब्लास्ट कहा हुआ है, इसके बाद माइक्रोमियर्स है जिसके आपके बुक ने नाम इनर सेल्मास दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में केविटी है जिसको हम और आप लोग ब्लास्टोसील कहते हैं। लेकिन जो इनर सेल्मास होता है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, बुक ने फ्लूइड फील्ड केविटी का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। अब इन दोनों लेयर से यानी मेगा ट्रोफोब्लास्ट से और इनर सेल्मास से फ्यूचर में क्या क्या बनेगा वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोग थोड़ा सा सोचे कि जो हमारे साथ फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्चुअली था क्या, उधर पे एक्चुअली था क्या, हम और आप लोगों ने क्या क्या वहां पे पढ़ा हुआ था। ये बात हम और आप लोगों ने पढ़ी हुई थी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो 2 ओवेरीज होते हैं, शाबाश से 2 ओवेरीज होते हैं। ये जो 2 ओवेरीज होते हैं जो कि वहां पे प्रेजेंट होते हैं, इनसे ये 2 ओविडक्ट्स निकले हुए होते हैं, फिर ये दोनों मिल जाते हैं, यूट्रस को बना लेते हैं, फिर सर्विक्स से फिर वेजाइना है। हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ ली थी कि उधर पे वो जो ओवेरियन फॉलिकल होते हैं उनसे वो मेटाफेज 2 वाला जो ओम होता है ये इससे निकल जाता है, मेटाफेज 2 वाला। ये जब इधर पे आता है तो इधर ही ओविडक्ट के अंदर इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इसी ही ओविडक्ट के अंदर इसी ही से शाबाश से फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्लीवेज हो जाता है और इनसे मारूला बन जाता है।
फिर इसी ही मरूला से ब्लास्टूला भी बन जाता है। ये बातें याद होनी चाहिए कि ये ब्लास्टूला तक, ब्लास्टोसिस्ट तक जो कुछ हम और आप लोगों ने पढ़ा, ये सारा का सारा इस ओविडक्ट के अंदर हो जाता है। लेकिन याद रख ले कि जब उधर से एग रिलीज हो जाए, तो जब ये इधर यूट्रस तक पहुंचता है, तो इस दौरान इसके ऊपर तकरीबन 1 वीक का टाइम लगता है, 1 हफ्ते का टाइम लेता, 1 हफ्ते का टाइम जो है वो लग जाता है। इसका मतलब कि 1 हफ्ते के अंदर ही फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, मारूला भी बन जाता है, ब्लास्टूला भी बन जाता है। कीप इन माइंड, बार बार कह रहा हूं, ये सारा का सारा ये किसके अंदर हो जाता है? ये इन ओविडक्ट्स के अंदर हो जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये तो आएगा इधर यूट्रस में, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन है, जहां पे ये एम्ब्रियो बनती है, जहां पे बेबी बनता है, वो तो यूट्रस है। तो अब यहां पे इसकी इम्प्लांटेशन होगी। याद रख ले, इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा किसी और जगह पे नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ यूट्रस के अंदर होता है। हां, अगर यूट्रस के अलावा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये जो ब्लास्टूला है किसी और जगह पे इंप्लांट हो जाए, तो वो जो प्रेगनेंसी होती है वो फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती, वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। एंड यू नो कि जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, इसको हम और आप लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम और आप लोग इसको कहते हैं। इसका मतलब कि जो यूट्रस है वहां पे प्रॉपर इंप्लांटेशन होगा, कहीं पूछा गया। लेकिन अगर यूट्रस के अलावा किसी और जगह पे इंप्लांटेशन हो जाए, फिर हम इसको आमतौर पे कहते हैं कि ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होगी। एंड एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और शॉर्टकट आपको बता दो, फीमेल इसको रिटेन नहीं कर सकती, इनकी फिर एबॉर्शन, इसको फिर डिस्कार्ड किया जाता है, इस एम्ब्रियो को फिर रिमूव किया जाता है। अगर इंप्लांटेशन यूट्रस के अंदर हुआ, फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है ये फिर बन जाती है। हो साथ में आप लोग ये बात भी याद रख ले कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही बताया जाता है, वही बात उनके ज़हन में होती है कि जो जाइगोट होता है वो एक्चुअली यूट्रस के अंदर इंप्लांट होता है। जाइगोट यूट्रस के अंदर इंप्लांट नहीं होता, एक्चुअली ये ब्लास्टूला होता है जो कि यूट्रस के अंदर इंप्लांट हो जाता है। लेकिन इंप्लांटेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, प्रोजेस्टेरोन। अगर आप लोगों को याद हो, प्रोजेस्टेरोन के 2 फंक्शन मैंने आप लोगों को बताए हुए थे, मिल्क प्रोडक्शन प्लस इंप्लांटेशन। तो याद रख ले, ये जो ब्लास्टूला होता है, ब्लास्टोसिस्ट, ये यूट्रस के अंदर इंप्लांट होता है, लेकिन इसको यहां पे इंप्लांट कौन करता है? वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर ये इंप्लांट हुआ तो अंडरस्टूड बात है, ये फिर प्रेगनेंसी बन गई। और अगर प्रेगनेंसी बन गई तो फिर बेबी के लिए मिल्क की जरूरत भी पड़ेगी, तब जाके वो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो वहां पे मिल्क की जो प्रोडक्शन होती है मेमरी ग्लैंड्स के अंदर, इनको भी प्रोड्यूस करना शुरू कर लेता है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में बहुत दफा पूछा जाता है। नेक्स्ट, जब ये इधर पे आता है, जोना पेलासोरा जब इधर पे आता है, जब ये इंप्लांट होता है, सो यू नो के यूट्रस के अंदर तो 3 मेन लेयर्स हैं, ईपी या पेरीमीट्रियम है, मायोमीट्रियम है, एंडोमीट्रियम है। यू नो के जो इंप्लांटेशन होता है वो तो एंडोमीट्रियम में होता है, लेकिन जो एंडोमीट्रियम है, पहले भी कहा हुआ था फिर भी बता रहता हूं, वहां पे तो 2 सब लेयर्स है, एक बेसल है, एक फंक्शनल है। जो बेसल लेयर है ये बेस में होता है, तब जाके हम इसको बेसल लेयर भी कहते हैं। इसके ऊपर ये फंक्शनल लेयर जो है ये प्रेजेंट होता है। और दूसरी बात ये है कि जो बेसल लेयर होता है, इसी ही से ये फंक्शनल लेयर जो है ये फिर बन भी जाता है। लेकिन याद रख ले, यू नो कि जो ह्यूमन फीमेल में जो मंथली साइकिल्स होते हैं, इसके सारे जो चेंजेस होते हैं वो एक्चुअली इस एंडोमेट्रियम में होते हैं। लेकिन एंडोमेट्रियम में भी जहां पे ये होते हैं वो फंक्शनल लेयर के अंदर होते हैं। इसका मतलब कि वहां पे फंक्शनल लेयर बनता भी है और फंक्शनल लेयर डिस्कार्ड भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। तो ये फंक्शनल लेयर किससे बनता है? वो एक्चुअली इस बेसल लेयर से बन जाता है। जब खत्म हो जाए फिर नया लेयर इससे फिर बन जाता है। इसका मतलब कि बेसल परमानेंट है, जो फंक्शनल है वो टेम्परेरी होता है, हर माह ये फिर नया बन भी जाता है और ये सारा कुछ ये फिर इससे डिस्कार्ड भी हो जाता है। लेकिन यही एंडोमेट्रियम है, इसी के अंदर ये 2 लेयर्स हैं, बेसल भी है, फंक्शनल भी है। इसी ही एंडोमेट्रियम के फंक्शनल लेयर के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट होता है यूट्रस में, वहां पे इंप्लांट भी होता है। इसका मतलब कि इंप्लांटेशन भी ये फंक्शनल लेयर के अंदर सारा कुछ हो जाता है। तो इस फंक्शनल लेयर को बनाएगा कौन? मैंने बताई हुई थी ये बात, कौन इसको थिक बनाएगा, कौन इसको वाल्वेटी बनाएगा, कौन इसको तैयार करेगा इस इंप्लांटेशन के लिए? वो एस्ट्रोजन था।
वो बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये है वो सारा कुछ आएगा वो तो इस एंडोमेट्रियम के फंक्शनल लेयर के अंदर इंप्लांट होगा। तो आप लोग थोड़ा सोचे कि जो ब्लास्टोसिस्ट है जब ये इस ओविडक्ट के थ्रू नीचे आता है, किधर पे आता है, शाबाश, यूट्रस को आता है। तो यूट्रस का जो आखिरी लेयर है इनर वाला वो तो एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम का जो लेयर है उसको तो हम और आप लोग फंक्शनल लेयर कहते हैं। वो फंक्शनल लेयर के अंदर इंप्लांट होगा। तो जब इंप्लांट होता है तो फिर कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जिस तरह के मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ब्लास्टोसिस्ट इसका मतलब होता ही है स्प्राउटिंग, SPROUTING। और स्प्राउटिंग का मतलब मैंने सीड के साथ आपके साथ एग्जांपल दे दी है। इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, टेस्ट होता है, उसकी ब्रेकिंग हो जाती है। इसी तरह से जो इनके ऊपर कवरिंग होती है जिसको हम और आप लोग शाबाश से ज़ोना पेलास्यूडा कहते हैं, इनकी ब्रेकिंग हो जाती है। अगर ये ब्रेकिंग हो जाए फिर हम कहते हैं कि इसकी शाबाश से इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, ये अब इंप्लांट होना शुरू हो गया है। तो याद रख ले, अगर ब्लास्टूला के ऊपर ये जो ज़ोना पेलास्यूडा है इसकी ब्रेकिंग शुरू हो जाए, दिस इज द एंड ऑफ ब्लास्टुलेशन एंड स्टार्ट ऑफ गैस्ट्रुलेशन। तो ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन में फर्क क्या हुआ कि जो ब्लास्टुलेशन होता है इनमें ये ज़ोना पेलास्यूडा प्रेजेंट होता है। जब गैस्ट्रुलेशन शुरू होता है तो बुक ने भी ये लिखा हुआ है कि जो ज़ोना पेलास्यूडा है, मेम्ब्रेन है, इसकी फिर ब्रेकिंग हो जाती है। तो वो ये मेम्ब्रेन था जिसको हम और आप लोगों ने ब्रेक कर लिया है। शाबाश से मैं इन सेल को पूरे से फिर से इसको पूरे कर लूं। और ये वो सेल्स हैं जिसको हम और आप लोगों ने मेगामियर सारा कुछ हम और आप लोगों ने इसको कहा हुआ था। जो ही ये ब्रेक हो जाए बता दिया है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ गैस्ट्रुलेशन। अब हम और आप लोग जो बातें करेंगे वो गैस्ट्रुलेशन से रिलेटेड होंगी। वो ब्लास्टुलेशन खत्म हो गया है, लेकिन जो ही सारा कुछ ऐसा हो जाए, आप थोड़ा सा मेरी तरफ, ये जो मेगामियर्स थे जिसको हम और आप लोगों ने ट्रोफोब्लास्ट कहा हुआ था, इसका जो नाम होता है वो भी हम और आप लोग चेंज कर लेते हैं और इनको हम फिर आमतौर पे कहते हैं ये हमारा ईपीब्लास्ट है। तो ईपीब्लास्ट का लफ्ज जो है वो आपके कोर्स में है, लेकिन ईपीब्लास्ट के जो अल्फाज होते हैं इनको हम आमतौर पे गैस्ट्रुलेशन के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ब्लास्टोसील वही है, केविटी वही है, लेकिन जो माइक्रोमियर्स होते हैं इनका भी जो नाम होता है वो फिर चेंज हो जाता है और इनको हम फिर कहते हैं नॉर्मली शाबाश से हाइपोब्लास्ट। तो एक ईपीब्लास्ट हुआ, एक हाइपोब्लास्ट हुआ, और ये दोनों के दोनों अल्फाज आपके कोर्स के अंदर हैं। ब्लास्टोसील भी होगा, फ्लूइड फील्ड केविटी भी होगी, सिर्फ वो नाम चेंज हो जाते हैं और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है वो भी ब्रेक हो जाता है। अब अगर मैं इसी ही जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो ब्लास्टोसिस्ट है, अगर मैं इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काट दो, कहने का मकसद ये है कि कहीं अगर मैं इसको ऐसे काटूं और इसका एक पोर्शन आप लोगों को दिखा दूं तो फिर ये आप लोगों को कैसे नजर आएगा? अगर हम और आप लोग इसको बोर्ड के ऊपर बना दे तो फिर ये आप लोगों को कैसे नजर आएगा? ये हमें कुछ ऐसे नजर आएगा कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ वो कौन से सेल से जिसको मैंने बना दिया है, थोड़े से ऐसे मैंने इसको मैग्नीफाई कर लिया है, मैग्नीफाई कर लिए हैं। ये जो सेल्स हैं ये हमारे साथ वो ईपीब्लास्ट के सेल्स हैं जो मैंने बना दिए हैं। इसी के नीचे जो ग्रीन से हैं उनको भी मैं बना लेता हूं, जो छोटे छोटे हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये कोई और नहीं है, ये वो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं। लेकिन बीच में जो हम और आप लोगों को केविटी नजर आ रही है ये कोई और नहीं है, ये वही ब्लास्टोसील वाली केविटी है। आप अंदाजा लगा दे, ये लेयर मैंने यहां पे बना दिया है ईपीब्लास्ट का, ये वाला लेयर मैंने यहां पे बना दिया है हाइपोब्लास्ट का, बीच में वो केविटी है जिसको हम लोग ब्लास्टोसील कहते हैं, ये भी प्रेजेंट होता है। ये समझाने के लिए मैंने सारा कुछ ऐसा कर लिया है। नेक्स्ट वो ये है कि जो ईपीब्लास्ट के सेल्स होते हैं ये एक्टिव सेल्स होते हैं। बुक ने एक लफ्ज लिखा हुआ है एक्टिव का, तब जाके मैं ब्रैकेट में लिखवा रहा हूं कि ये एक्टिव सेल्स होते हैं। हाँ, जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स होते हैं ये एक्टिव सेल्स नहीं होते। अब इस एक्टिव और इनएक्टिव सेल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सेल्स कि जिसके अंदर सेल डिवीजन हो इसको हम और आप लोग एक्टिव सेल्स कहते हैं, जिसके अंदर सेल डिवीजन ना हो इसको हम और आप लोग आमतौर पे इनएक्टिव सेल्स हम और आप लोग इसको कहते हैं। तो आप लोग इसी ही डायग्राम को आप लोग जहन में रख ले कि अगर ये सेल्स एक्टिव सेल्स हैं ईपीब्लास्ट वाले, तो अंडरस्टूड बात है इनके अंदर सेल डिवीजन होगी। सेल डिवीजन होगा तो सेल का जो नंबर हो ना वो फिर ऐसे बढ़ेगा।
लेकिन बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ ये ऐसे बढ़ेगा। एग्जैक्टली अगर इनको मैं शो कर लूं तो फिर इनको मैं शो कर सकता हूं कि ये वो सेल्स हैं जो कि ईपी ब्लास्ट से बन रहे हैं और इसका जो नंबर है वो हमारे साथ इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो ईपी ब्लास्ट के सेल्स हैं वो एक्टिव सेल्स होते हैं, हाइपोब्लास्ट एक्टिव नहीं है, इसलिए इनमें किसी किस्म की सेल डिवीजन नहीं है। मैंने इसको शो तक नहीं किया हुआ है। तो आमतौर पे मैं एग्जांपल ऐसे देता हूं कि कहीं अगर आप लोग गांव वगैरह में देख ले तो वहां पे कोई खेत होता है, जमीन होता है, साथ में कोई नाला भी होता है, पानी वाला नाला भी होता है। तो लोग जब खेत को पानी देते हैं तो इधर पे नाला है, उधर पे वो खेत होता है, बीच में आमतौर पे डिमार्केशन लाइन होता है, पुला जिसको आप लोग कहते हैं, पुला प्रेजेंट होता है जो मिट्टी का बना हुआ होता है, जो इस नाले को और इस खेत को आपस में सेपरेट कर लेते हैं। तो आमतौर पे जो डिमार्केशन लाइन होता है, जो पुला होता है, इनमें वो जो किसान लोग होते हैं वो 2-3 जगहों पे वो कट्स लगा लेते हैं और उन कट्स के थ्रू जो पानी होता है वो फिर उस पानी के नाले से खेत के अंदर जो है ये फिर एंट्री कर लेता है। लेकिन आप लोग उन कट्स को जहन में होने चाहिए, आमतौर पे नॉर्मली इन्होंने इनको बंद किया हुआ होता है टेम्परेरी, वो जो बेलचे वगैरह से वहां पे मट्टी वगैरह डाल देते हैं, उनको बंद किया होता है। तो बाज दफा होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस नाले के अंदर पानी है और वो पानी जमा हो गया है और उधर पे बाकी खेत है, तो बीच में डिमार्केशन लाइन है, तो बाद दफा उस पानी का जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो डिमार्केशन लाइन होता है, जो पुला होता है, जहां पे वो टेम्पररी कट्स लगे होते हैं, जहां पे इन्होंने वो टेम्पररी मट्टी रखी हुई होती है, तो इसके ऊपर ये जोर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो मट्टी होती है इसको खेत के अंदर वो पानी जो होता है वो इसको ले आते हैं। तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अगर आप लोग देख ले, शाबाश से यहां पे ये खेत है जिसको हम और आप लोग ब्लास्टोसील कह रहे हैं, ये तो वो कैविटी है, इस खेत और इस जो बाहर आप लोगों को जो सेल नजर आ रहे हैं ये वो पानी है जिसका प्रेशर बढ़ रहा है, बीच में जो आप लोगों को ईपी ब्लास्ट नजर आ रहा है ये वो पुला है, पुले है, डिमार्केशन लाइन है जो कि प्रेजेंट है। अंडरस्टूड बात है, जो पानी है वो तो इस डिमार्केशन लाइन के ऊपर किसी जगह पे जोर लगाएगा, क्योंकि जो पानी है, जो सेल्स है, वो तो यहां पे जो कैविटी है इसके अंदर आने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है कि बार दफा इनका प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि समझाने के लिए इसे कह रहा हूं कि ये जो मट्टी होती है जहां पे वो टेम्पररी वो क्या होता है, वो जो मट्टी प्रेजेंट होती है इन सेल्स के ऊपर ये जोर लगा लेते हैं। जब जोर लगा लेते हैं तो ये इन सेल्स को अंदर कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप उधर पानी वगैरह में भी देख ले, वो जो मट्टी होती है ना उसको खेत के अंदर ले जाते हैं, तो इन सेल्स को अंदर ले जाते हैं। जो ही वो अंदर आ जाते हैं, ये जो सेल्स होते हैं इनको फिर रास्ता मिल जाता है और ये इस कैविटी के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ये जो पहले सेल्स है जिसको मैंने रेड शो किया हुआ है, इनको हम कहते हैं हैनसन नोड। हैनसन नोड ये आपके कोर्स में नहीं है, ये पुराने कोर्सेज के अंदर था, लेकिन इसके अंदर मेरा अपने मकसद होता है जो कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप लोग इस पूरे डायग्राम में आ जाए, तो अगर आप लोग इन सेल्स को कंसीडर कर ले, अगर आप लोग इन सेल्स को कंसीडर कर ले कि ये सारे के सारे अंदर की तरफ आ गए हैं ऐसे, राइट, तो इनको मैं नाम दे रहा हूं जो रेड रेड है कि ये हमारे हैंडसन नोड्स के सेल है, ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो इसके ऊपर वाले सेल्स होते हैं इसमें कोई शक नहीं है, ये जो ये वाले सेल्स होते हैं ये भी इधर से रन करेंगे क्योंकि इसको रास्ता मिल गया है, इसके अंदर ब्लास्टोसील के अंदर आने की कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अगर आप लोग देख ले जहां पे वो पानी इंटर होता है नदी से, नाले से, वो जो पानी खेत के अंदर इंटर होता है, तो जो पानी होता है इस साइड से भी ऐसे जाने की कोशिश करता है, जबकि इस साइड वाला जो पानी होता है वो भी ऐसे जाने की कोशिश करता है। तो जहां पे ये पानी एंट्री होता है खेत के अंदर, इस साइड से भी आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है, तो कहीं अगर आप लोग उसके एंट्री को देख ले, वहां पे एक बड़ा खूबसूरत किस्म का, बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म की एक लुक जो है ना वो फिर हमारे साथ बन जाती है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है जिस तरह के अगर आप लोग देख ले, ये जो सेल्स हैं इस साइड से आ रहे हैं, ऐसे एंट्री कर रहे हैं, शाबाश है, जबकि इनके साथ ही ये वाले जो सेल्स हैं ये भी कोशिश कर रहे हैं और यहां पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोग यहां पे देख ले, इसकी बड़ी खूबसूरत किस्म की लुक जो है वो हमारे साथ बन जाती है। इस लुक को, ये स्ट्रक्चर नहीं है, इस लुक को हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक।
और आपके बुक ने ये लफ्ज लिखा भी हुआ है प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक कोई नई चीज नहीं है, ये एक लुक है जो कि आप लोगों को दे रहा है। और अगर मैं इसको यहां पे शो कर लूं तो प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो लुक होगी ना वो हमारे साथ कुछ ऐसे होगी कि दोनों साइड से वो सारा कुछ जो है वो इसके ऊपर आ रहा है और इस तरह से इसकी एक लुक बन जाती है, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं, ये पानी जो है वो तो फिर इसके थ्रू आएगा और जो ये वाली कैविटी होती है ना इसको फिर ये भर देते हैं ये सेल्स। इसी तरह से जो ये वाली कैविटी है जहां पे मैंने इसको ये शो किया हुआ है, इस कैविटी को फिर ये भर देंगे। जब ये इसको भर दें तो अंडरस्टूड बात है, जो ऊपर वाले सेल्स हैं ये इसी ही मेम्ब्रेन को ऊपर से फिर ये इसको बंद कर लेगा, कवर हो जाएगा। कवर हो जाए तो जो स्ट्रीक है, जो लुक है, अंडरस्टूड बात है, ये फिर खत्म हो जाएगा और ये सारा कुछ आपके साथ ऐसे कवर हो जाएगा। जो लुक है ना ये फिर हमारे साथ खत्म हो जाएगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक हमारे साथ खत्म हो जाएगा। अब अगर हम और आप लोग देख ले तो इस एम्ब्रियो के अंदर अब कितने लेयर्स बन गए हैं? 3 लेयर बन गए हैं। एक ये ब्लैक है, इसके बाद ये रेड है, इसके बाद आप लोग को ग्रीन नजर आ रहा है। अब हम इसको इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट हम इसको नहीं कहते, अब इनके जो नाम होते हैं वो फिर चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ब्लास्टोसिल को देख ले वो बढ़ गई है इन सेल से, तब जाके मैं इनके इन नाम्स को हटा रहा हूं। ये जो सेल्स हैं ये इसके अंदर चले जाएंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारे के सारे सेल वहां पे चले जाएंगे। जो ऊपर वाला लेयर है इसको अब हम कहते हैं एक्टोडर्म, जो दरमियान वाले जो रेड रेड है इसको हम और आप लोग कहेंगे मेसोडर्म, जबकि जो ग्रीन ग्रीन है इसको हम और आप लोग कहेंगे एंडोडर्म। तो 3 लेयर्स हमारे साथ बन जाते हैं। अगर 3 लेयर्स हमारे साथ बन गए हैं तो इस एम्ब्रियो को अब हम और आप लोग ये क्या है, ब्लास्टुला हम और आप लोग इसको नहीं कहेंगे, इसका नाम चेंज हो जाता है और इसको हम फिर कहते हैं गेस्ट्रूला। तो गेस्ट्रूला में क्या होता है, वहां पे 3 लेयर्स बन जाते हैं। इनमें से एक एक्टोडर्म होता है, दूसरा मेसोडर्म होता है, तीसरा एंडोडर्म होता है। लेकिन अगर आप लोग ब्लास्टुला में देख ले तो वहां पे हमारे साथ 2 लेयर्स थे, इपीब्लास्ट था, हाइपोब्लास्ट था। अब ये 3 लेयर बन गए हैं। लेकिन अगर आप लोग इन 3 लेयर्स को देख ले तो इपीब्लास्ट से क्या क्या बना, तो इपीब्लास्ट से हमारे साथ एक्टोडर्म भी बना, मेसोडर्म भी बना। लेकिन जो हाइपोब्लास्ट था वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट हुआ इनटू द एंडोडर्म। तो बात दफा ये बात भी एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाती है कि एक्टोडर्म का ऑरिजिन क्या है। सो यू शुड नो कि इपीब्लास्ट है, ये जो एंडोडर्म है इसका ऑरिजिन क्या है, ये फिर हाइपोब्लास्ट होगा। तो जब ये 3 लेयर बन जाते हैं तो अब हम और आप लोग इस एम्ब्रियो को हम और आप लोग कहेंगे गेस्ट्रूला। लेकिन चूंकि गेस्ट्रूला के अंदर 3 लेयर्स हैं तो आपके बुक ने इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया हुआ है, वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक लार्वी। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें 3 लेयर्स वाली जो लार्वी होती है ये फिर बन जाती है। तो गेस्ट्रुलेशन का एंड क्या हुआ, गेस्ट्रुला या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक लार्वी जो है ये फिर हमारे साथ बन जाती है। ये जो सेल्स है जो मैंने आप लोगों को शो किए हुए थे, इसको कुछ लोग कहते हैं मेसोडर्मल मेटीरियल। क्यों कि इन सेल से चूंकि बाद में मेसोडर्म बन जाता है तो जाके कुछ लोग इसको मेसोडर्मल मेटीरियल का जो लफ्ज है या मेसोडर्मल सेल्स का जो लफ्ज है वो भी इनके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, ये जो कुछ हम और आप लोगों ने डिस्कस कर लिया, दिस इज द एंड ऑफ गेस्ट्रुलेशन। गेस्ट्रुलेशन में सारा कुछ ऐसे हो जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऑर्गेनोजेनेसिस का। तो ऑर्गेनोजेनेसिस जिस तरह के हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिस तरह के हम कहते हैं oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओम, इसी तरह से हम फिर कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। यानी ऑर्गन्स के फॉर्मेशन को हम और आप लोग क्या कहते हैं, इसको हम आप लोग ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। बहुत ही आसान है। एक्टोडर्म से फ्यूचर में क्या क्या बनेगा, कौन कौन से ऑर्गन बनेंगे, कोर्स के अंदर है, यू शुड नो, लेकिन आसान तरीका भी आप लोगों को बता रहा हूं। मेसोडर्म से फ्यूचर में क्या क्या बनेगा, कौन कौन से ऑर्गन्स बनेंगे, बुक के अंदर हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। एंडोडर्म से फ्यूचर में कौन कौन से ऑर्गन्स बनेंगे, इज कॉल्ड द ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ एंडोडर्म, इज कॉल्ड द ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ मेसोडर्म, इज कॉल्ड द ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ एक्टोडर्म। तो अगर इनसे ऑर्गन्स बन जाए तो फिर ये ऑर्गन बनना शुरू हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि गेस्ट्रुला की ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो गई है, उनसे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन जो है ना ये फिर शुरू हो गई है। तो एक्टोडर्म से फ्यूचर में क्या क्या बनेगा, आसान फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूं। कहीं एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया, क्योंकि आमतौर पे एमसीक्यूज में देते भी हैं कि कोई ऑर्गन दिया होता है, पूछा जाता है कि इसका ऑरिजिन क्या है, तो कम से कम आपको पता हो कि एक्टो है, एंडो है या मीजो है, या बाद दफा ऑर्गन दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि इसमें से किसका
ऑरिजिन जो है वो एक्टो है, एंडो है या फिर मीजो है, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम से मेरा मतलब ये है सीएनएस हो, पीएनएस हो, बाद दफा कंफ्यूज करने के लिए आपको ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, बाद दफा न्यूरॉन, इस तरह के अल्फाज आप लोगों को दिए जाते हैं कि ये फिर किससे बने हुए होते हैं। तो ये एक्टोडर्म है। लेकिन इनके अलावा ह्यूमन बींग्स में जो इंटीगुमेटरी सिस्टम होता है, इंटीगुमेटरी हमारे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, आईज हैं, ईयर्स हैं, ये सारा का सारा इंटीगुमेंट जो हमारे ऊपर जो कवरिंग, जो कुछ हमारे ऊपर प्रेजेंट है, ये सारा का सारा एक्टोडर्म से बनता है। तो आसान बात यह है, एक्टोडर्म से क्या बनेगा, हमारा शाबाश से नर्वस सिस्टम प्लस इंटीगुमेंटरी सिस्टम। इंटीगुमेंटरी में हेयर्स आते हैं, हाँ ये हेयर्स आते हैं, इंटीगुमेंट है, कवरिंग है, स्किन आती है, नेल्स आते हैं, आईज आते हैं, ईयर्स आते हैं, ये सारा का सारा हमारा इंटीगुमेटरी सिस्टम है, बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सोच ले इसके ऊपर, ये दोनों दो मेन चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ये हमारे एक्टोडर्म से बने हुए हैं। एंडोडर्म से क्या क्या बन जाता है, सिर्फ दो चीजें, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो याद रख ले, बाद दफा कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे नहीं देते कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना हुआ है, पूछा जाएगा एलियोलाई किससे बने हुए, इसका ऑरिजिन क्या है, ब्रोंकस किससे बना हुआ है, इसका ऑरिजिन क्या है, ट्रेकिया का ऑरिजिन क्या है। तो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका कोई पार्ट भी दिया गया, वो भी इसका ऑरिजिन जो होगा ये फिर एंडोडर्म होगा। और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एसोसिएटेड पार्ट्स हैं, एसोसिएटेड पार्ट्स से मेरा मतलब ये है वो पार्ट्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से हैं वहां पे उनके हेल्प करते हैं। लाइक हमारा लीवर जो है, सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह जो होते हैं, पेनक्रियाज वगैरह जो होते हैं, ये सारे के सारे चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, इसके एसोसिएटेड पार्ट्स होते हैं, तो ये भी सारे के सारे एंडोडर्म से बने हुए होते हैं। तो एंडोडर्म में भी हमारे दो मेन सिस्टम्स हो गए हैं, नंबर 1 रेस्पिरेटरी है, नंबर 2 डाइजेस्टिव है। इसका मतलब कि एक्टोडर्म का नर्वस सिस्टम और इंटीगुमेंटरी सिस्टम, एंडोडर्म के दो सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके अलावा किसी भी चीज के बारे में पूछा गया वो सारे के सारे मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। आसान हल इसका ये है, आसान फार्मूला जो है ये फिर इसका ये है। तो किसी के बारे में भी आप लोगों से पूछा गया फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन 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 इन ऑर्गन में से सबसे पहला ऑर्गन जो बनता है उसको हम और आप लोग हार्ट कहते हैं। याद रख ले, कहीं पूछा गया सबसे पहला ऑर्गन बनेगा कौन, वो फिर हार्ट होगा। नंबर 2, सबसे पहला सिस्टम कौन सा बनता है, वो फिर नर्वस सिस्टम होगा। लेकिन बोन, सबसे पहला बोन कौन सा बनेगा, वो हमारा फिर नोटोकार्ड। और ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई हुई थी, नोटोकार्ड से बाद में वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। ये जो हमारा बैकबोन है, इसका जो पहला बोन था जिसको हम आप लोग नोटोकार्ड कहते हैं, ये सबसे पहला बोन है जो बन जाता है। लेकिन इधर ही आपके साथ एक और बात शेयर कर लूं, वो ये है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है, सो नो डाउट पैदाइश जिसको हम आप लोगों ने पार्चुरेशन कहा हुआ था, उस दौरान भी मदर के बॉडी से उस बेबी का पहला ऑर्गन तो बॉडी से तो निकलेगा ना। तो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में तो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन प्रेजेंट है, तो इनमें कौन सा ऑर्गन है जो कि पार्चुरेशन के टाइम पे सबसे पहले निकल जाता है, वो फिर हेड होगा। तो इसमें आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ऑर्गन दो तरह से आपके बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला ऑर्गन बनता कौन सा है, कहीं पूछा गया, सो यू शुड नो कि वो हार्ट होगा। लेकिन कहीं पूछा गया कि पार्चुरेशन के दौरान सबसे पहला ऑर्गन मां के बॉडी से आता कौन है, तो वो फिर हेड होगा। सबसे पहला सिस्टम कौन सा बनता है, वो नर्वस सिस्टम होता है। लेकिन इनके अलावा मैंने बता दिया है कि सबसे पहला बोन कौन सा बनता है, वो भी फिर नोटोकार्ड होता है, जिससे फिर बाद में वर्टिब्रल कॉलम जो है ये फिर बन जाता है। तो ये जो कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है ये ऑर्गेनोजेनेसिस है। लेकिन आपके साथ एक बात शेयर कर लूं, चूंकि बुक में तो नहीं है लेकिन हल्का हल्का आप लोगों को बता दूं कि जो हैंडसन नोड है, ये वाले सेल्स थे, ये वाले सेल्स थे, वो जो हमारा नोटोकार्ड होता है जिससे फिर बाद में वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, ये एक्चुअली हैंडसन नोड से बनता है। इसका मतलब कि मीजोडर्म में हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये इस जगह से बन जाता है। लेकिन इस नोटोकार्ड के ऊपर वाले जो एक्टोडर्म के जो सेल्स होते हैं, इनसे फ्यूचर में नर्वस सिस्टम बनता है। और ये बात आप लोगों ने, चूंकि हम ईटा में आमतौर पे एक्सपेरिमेंट्स को नहीं पढ़ाते, वो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, एमसीक्यू भी अगर इसके ऊपर आते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप लोगों ने हांस स्पेमेन एंड हिल्दी मैनगोल्ड के एक्सपेरिमेंट अगर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, रोल ऑफ
साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट 1, तो उधर पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो कहते हैं कि इन्होंने इस जगह को रिमूव किया। तो ये जगह उनको कैसे पता चला हुआ था, वो एक्चुअली इन हैंडसन नोड के सेल से इनको पता चलता था कि हैंडसन नोड के ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं ये वो सेल्स है जिससे फ्यूचर में नर्वस सिस्टम बनता है। तब जाके न्यू रिलेशन में अगर आप लोग देख भी ले, बहुत ही आसान है कि जो ये वाले सेल्स होते हैं ये पहले थिक हो जाते हैं, प्लेट बना लेते हैं, फिर शाबाश से थिक हो जाते हैं, प्लेट बना लेते हैं, ट्यूब बना लेते हैं, इसका जो इंटीरियर पार्ट है वो ब्रेन, पोस्टीरियर पार्ट से स्पाइनल कार्ड वगैरह बन जाते हैं। और इनमें जब ये बन जाते हैं तो आप देख ले, ऊपर नर्वस सिस्टम बन गया है, स्पाइनल कार्ड बन गया है, नीचे नोटोकार्ड बन गया है, तो वो नोटोकार्ड ऐसे ओपन होता है और इसके अंदर ये जो स्पाइनल कार्ड होता है वो फिर इसी के अंदर आ जाता है और फिर ऑटोमेटिकली नोटोकार्ड इसके ऊपर बंद हो जाता है। तो उनको इसी ही से फिर पता भी चला हुआ था कि ये सारा कुछ कैसे बन जाता है। अब आप लोग अंदाजा आप लोग लगा दें कि जब ये आर्गन वगैरह बन जाते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है, तो जब आर्गन हमारे बन भी जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जो ही आर्गन बन गए हैं वो आर्गन फौरन काम करना भी शुरू कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होता। इट टेक सम टाइम, कुछ टाइम ये लेते हैं। इनके पास जो आर्गन्स होते हैं वो काम करना शुरू कर लेते हैं, इनकी स्पेशलिटी बन जाती है। हार्ट अपना काम, इसकी स्पेशलिटी कि वो ब्लड को पंप करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी अपनी स्पेशलिटी कि वो डाइजेशन वगैरह करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स वगैरह इनकी अपनी स्पेशलिटी कि वो फिर रेस्पिरेशन वगैरह करेगा, मसल्स की अपनी स्पेशलिटी कि वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगा। तो हर एक आर्गन, हर एक चीज की वो फिर जो स्पेशलिटी होती है वो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली शुरू हो जाती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम और आप लोग इसको कहते हैं कि आर्गन एंड टिश्यू स्पेशलाइजेशन जो है ये फिर शुरू हो जाता है। इसके अंदर कोई खास पॉइंट तो नहीं है, लेकिन इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या होता है आर्गन एंड टिश्यू स्पेशलाइजेशन का। अगर आप लोग देख ले, गेमीट से लेके वो जो आखिर में कोई बेबी हमारे साथ बनता है जिनमें आर्गन और टिश्यू स्पेशलाइज हो जाते हैं, इस दौरान ये कितने स्टेजेस, कितने स्टेप्स हमसे लेते हैं, 7 लेते हैं। तरतीब से मैंने लिखा हुआ है, एक के बाद फिर दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा, पांचवा, छठा। ऐसा नहीं होता कि पहले गेमेटोजेनेसिस हो जाए फिर ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाए। ये बातें भी आमतौर पे पूछ जाती है कि ब्लास्टोलेशन के बाद फिर क्या होता है, तो गेस्टुलेशन होगा, या कहीं पूछा गया कि ऑर्गेनोजेनेसिस से पहले कौन सा स्टेज होगा, तो फिर गेस्टुलेशन वगैरह होंगे। ये बातें भी आमतौर पे पूछ लेते हैं, जिस तरह से फिर आप लोगों को पता भी होना चाहिए। जब ये ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू होता है, आर्गन बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये आर्गन बनना, 2 टेक्निकल टर्म्स आप लोगों को समझा रहता हूं। जब ये बनना शुरू हो जाते हैं तो इससे पहले कहीं अगर आप लोग एम्ब्रियो को देख ले, उनमें एक हमारे साथ मारूला था, ब्लास्टूला था, गेस्टूला था। तो ये एम्ब्रियोलॉजी वाले ये कहते हैं कि अगर आप लोग किसी और एनिमल के और ह्यूमन बींग्स के ब्लास्टूला या मारूला या फिर गेस्टूला इनको आप ले ले और मुख्तलिफ एनिमल्स के, और मैं आपके सामने रख लूं कि फॉर एग्जांपल इसमें ह्यूमन की गेस्टूला कौन सी वाली है, तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। इनमें फॉर एग्जांपल जो घोड़ा है इसका ब्लास्टूला कौन सा है, ह्यूमन बींग वाले साहब इसको डिफरेंशिएट कर ले। अगर मैंने बहुत ज़रा आपके सामने रखे हुए हैं तो डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर आप लोग एम्ब्रियोस के बीच में डिफरेंशिएट ना कर सके कि ये किस चीज़ की एम्ब्रियो है, ये क्या है, तो इसके लिए हम जो लफ्ज लगाते हैं वो फिर एम्ब्रियो का लगाते हैं। तो जो एम्ब्रियो का जो लफ्ज होता है ये एक टेक्निकल टर्म है जिनको हम आमतौर पे लगाते हैं। मारूला, ब्लास्टूला और गेस्टूला, इन तीनों को हम फिर एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो को आप लोग सही तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पता नहीं चलता कि ये किस एनिमल की है। लेकिन जब इनके अंदर, गेस्टूला के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाए, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाए, ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाए, तो फिर आर्गन बन जाते हैं। जब ये आर्गन्स बन जाते हैं तो अगर आप लोग उस गेस्टूला के अंदर देख ले तो इनमें प्रॉपर आईज भी बने होंगे, इनमें प्रॉपर जो है ये फिर हमारे ईयर्स भी बन जाते हैं, नोज भी बन जाता है, सारा कुछ बन जाता है। तो अगर आप उस घोड़े वाला देख ले तो फिर उसके पता चल जाता है कि ये वो घोड़े वाली कोई चीज़ है, मतलब कि छोटा सा होगा लेकिन पता चलेगा कि ये घोड़े की तरह उसकी शेप है। ह्यूमन बींग की अपनी एक प्रोफाइल होगी, पता चलेगा ये तो ह्यूमन बींग वाला है। इस तरह से अगर कोई और एनिमल है, केट है, उसका भी पता चलेगा। तो अगर आप लोग इसमें डिफरेंशिएट कर सके कि ये इसकी है, ये इसकी है, इसकी है, तो फिर हम और आप लोग इसके लिए जिस लफ्ज़ का
ये इंतखाब करते हैं तो उसको हम फिर फ्यूटस कहते हैं। फ्यूटस तो याद रख ले एक एम्ब्रियो है, उसको आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते डिफरेंट एनिमल्स के। फ्यूटस जो होता है जब ऑर्गन्स बन जाए और वहां पे आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर सके कि ये किसकी है और ये किसकी है, फिर जाके हम और आप लोग इसको फ्यूटस कहते हैं। को याद रख ले ये जो एम्ब्रियो है और जो फ्यूटस है ये दोनों के दोनों अल्फाज हम प्रेगनेंसी के टाइम पे हम इसको लगाते हैं। तो प्रेगनेंसी में ह्यूमन बीइंग में एक एम्ब्रियनिक स्टेज भी आता है और वो कहां तक होता है, वो गेस्ट्रुला तक होता है। जब गेस्ट्रुला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाए ना तो फिर आमतौर पे पैदाइश तक हम इसके लिए जो अल्फाज लगाते हैं वो फिर फ्यूटस का होता है। लेकिन एक मर्तबा पैदाइश हो जाए फिर आप इसको फ्यूटस नहीं कह सकते, फिर आमतौर पे लोग इसके लिए बेबी का लफ्ज़ जो है ये फिर इस्तेमाल करते हैं। एंड यू नो इंग्लिश में फिर फ़र्क होता है, बेबी के बाद फिर कोई चाइल्ड बनेगा, फिर उसके बाद यंग बनेगा, इस तरह से और यंग, फिर आखिर में बूढ़ा, ओल्ड या एजड, ये जो लोग होते हैं ये फिर बन जाते हैं। तो ये डिफरेंट टर्म जो होते हैं ये भी हम इनके लिए लगाते हैं। ये दो टर्म मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, ये बड़े कीमती है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। ये जो कुछ हम और आप लोगों ने पढ़ा एक्सपेरिमेंट्स में बता रहा हूँ वो बहुत आसान है, इसको आप लोग खुद ही देख लेंगे। न्यूरोलेशन वगैरह मैंने आपके साथ बातें शेयर कर ली हैं, इनको आप लोग खुद ही देख लेंगे। अब हमारा और आप लोगों का जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप लोग इन सब को देख ले, यानी आखिर में जब फ्यूटस बन जाता है इसके लिए टोटल कितना टाइम हमें चाहिए होता है, 9 मंथ्स। और उन 9 मंथ्स को हम और आप लोग प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये आपके कोर्स के अंदर है एक टॉपिक की फॉर्म में जिसको हम और आप लोग कहते हैं ह्यूमन एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। बहुत आसान है, पॉइंट्स हैं इसमें क्या क्या हो जाता है, लेकिन उधर फिर आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ेगी। बॉल पॉइंट आपके साथ होना चाहिए। मैं बता दूंगा कि ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर ले, कहीं पूछा गया कि ये प्रेगनेंसी में किस टाइम पे, कहां पे, किधर और कैसे बनते हैं, तब जाके आप लोगों के लिए आसानी भी हो जाएगी। इसलिए हमारा और आप लोगों का इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है ह्यूमन एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। हेडिंग है, लेकिन वो जो पेज नंबर है आपके साथ जो कि होना चाहिए वो है हमारे साथ पेज नंबर 179। और जो ह्यूमन एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट है इसको टिपिकली मेडिकल साइंस में हम इसको प्रेगनेंसी हम इसको कहते हैं। एंड यू नो कि जो प्रेगनेंसी है, पहली बात तो ये है ह्यूमन बींग्स में प्रेगनेंसी जो है ये 9 मंथ्स इसका ड्यूरेशन होता है। कहीं अगर आप लोग इसको वीक्स वगैरह में कन्वर्ट करना चाहें सो यू नो कि एक वीक में, एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं। सो फिर ये 9 × 4 36 वीक्स बन जाते हैं प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन। लेकिन बुक ने 36 to 40 वीक्स लिखा हुआ है, पर नॉर्मली 36 वीक्स ही होते हैं, या बाद दफ़ा 1-2 वीक्स का वो फ़र्क हो जाता है। 38 या 40 वीक्स तक भी ये प्रेगनेंसी जा सकती है। अगर आप लोग इनको डेज में कन्वर्ट करना चाहें सो यू नो कि एक मंथ में 30 डेज होते हैं, और जो 9 मंथ्स हैं वो फिर अगर आप लोग इसको 9 से मल्टीप्लाई कर ले तो 270 से लेके 280 डेज तक भी कहीं पूछा गया, फिर भी आप लोग इसको कर सकते हैं। मेरी तो कभी इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप लोगों की है तो अगर आप लोग इसको आवर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर 270 या 280 डेज मल्टीप्लाइड बाई 24 आवर्स आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड में आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग आगे जाएंगे MBBS में, गायनाकोलॉजिस्ट वगैरह अगर आप लोग बनेंगे तो उधर पे ये जो प्रेगनेंसी होती है इनको जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आवर्स और मिनटों का हिसाब होता है। चूँकि आप लोग फ़िलहाल नहीं गए हुए हैं तो बजाय ये कि हम प्रेगनेंसी को सेकंड्स के हिसाब से स्टडी कर ले, मिनटों के हिसाब से स्टडी कर ले, आवर्स के हिसाब से स्टडी कर ले, डेज के हिसाब से हम इसको स्टडी कर ले, वीक्स के हिसाब से हम इसको स्टडी कर ले, मंथ के हिसाब से हम इसको स्टडी कर ले, नहीं है इतनी डिटेल। आपके कोर्स में कैसे इसकी डिटेल है कि पहले 3 महीनों में क्या क्या हो जाता है, फिर अगले वाले 3 महीनों के अंदर क्या क्या हो जाता है, फिर आखिर वाले 3 महीनों में क्या क्या हो जाता है। इसका मतलब कि 3 महीनों का हमारे साथ एक सेमेस्टर बन जाएगा। तो हमारे जो टोटल सेमेस्टर होंगे वो 3 बन जाएंगे। तो हम और आप लोग इसको कहेंगे ट्राईमेस्टर। और ट्राईमेस्टर में हमारे साथ हर एक ट्राईमेस्टर के अंदर कितने महीने बन जाएंगे, 3 मंथ्स बन जाएंगे। इसका मतलब कि एक ट्राईमेस्टर में 3 मंथ्स होते हैं, और जो प्रेगनेंसी है इसमें टोटल ट्राईमेस्टर कितने होते हैं वो भी 3 होते हैं। तो हर एक ट्राईमेस्टर के अंदर भी 3 मंथ्स हैं, और प्रेगनेंसी में 3 ट्राईमेस्टर भी हैं। तो पहले
ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या होता है, बुक्स के अंदर आसान बातें हैं, आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगा। दूसरे ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या हो जाता है, तीसरे ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या हो जाता है, पर पॉइंट होना चाहिए, कीवर्ड्स हैं, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। अगर आप लोग पेज नंबर 179 के ऊपर देख ले तो उसने लिखा हुआ है फीटल डेवलपमेंट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर वीक 1 to 12। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स कि पहला महीना, दूसरा और तीसरा महीना। लेकिन इसके बाद अगर आप लोग इसको वीक्स में कन्वर्ट कर ले सो 3 महीने हैं, हर एक वीक के अंदर 3 मंथ्स हैं, हर एक मंथ के अंदर 4 वीक्स हैं। सो फिर ये 1 से लेकर 12 वीक्स भी बन जाते हैं, यू नो। अगर आप देख लो उसने लिखा है सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मेरे ख्याल में अगर आप लोग फर्टिलाइजेशन के लफ्ज ही को अंडरलाइन कर ले और आप लोग इसके ऊपर नंबर 1 लिख दे, पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझाए हुए थे। इसका दूसरा नाम कंसेप्शन है। फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओम में कौन न्यूक्लियस दे देता है, ये सारे पॉइंट्स हम और आप लोगों ने पढ़े हुए थे। यू शुड नो। वही बातें इन्होंने यहाँ पे इसको फिर मेंशन की हुई है, ज़रूरत नहीं है, हम और आप लोगों ने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन कहीं पूछा गया कि फर्टिलाइजेशन किस ट्राइमेस्टर में होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू शुड नोट इट कि फर्टिलाइजेशन जो है वो हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही हो जाता है। अगर आप लोग इसके बाद जो नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, अगर आप लोग वहाँ पे देख ले, पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, इसके ऊपर आप फिर पॉइंट नंबर 2 आप लोग लिख देंगे। इम्प्लांटेशन मैंने बताया हुआ था, बात आपके साथ शेयर की हुई थी। इम्प्लांटेशन किसकी होती है, ब्लास्टुला की होती है। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरोन। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, यूट्रस में कहाँ पे होता है, एंडोमेट्रियम में कहाँ पे होता है, फंक्शनल लेयर में। और ब्लास्टुलेशन की चूंकि वहाँ पे ये सारा कुछ होता है इम्प्लांटेशन, तब जाके आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए कि क्या होता है और क्या नहीं होता। ये भी मैंने आपके साथ ये बातें शेयर की हुई थी। अगर आप लोग इसके नीचे आ जाए, इम्प्लांटेशन के बिल्कुल नीचे, इसी ही पैराग्राफ में जो बिल्कुल सेकेंड लास्ट लाइन है, वहाँ पे इन्होंने प्लेसेंटा का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है। तो जो तीसरा लफ्ज़ होगा, जो तीसरा आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे, वो है प्लेसेंटा फॉर्मेशन। तो प्लेसेंटा कब को बनता है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही बन जाता है। प्लेसेंटा किससे बनता है, यू नो, वो ट्रोफोब्लास्ट से बनता है। प्लेसेंटा क्या है, बेबी और मदर जो होती है इनके बीच में एक कनेक्शन होता है, इसके थ्रू जो फूड मटेरियल होता है, न्यूट्रिशन होता है, साथ में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं, सारा कुछ इनकी एक्सचेंज इसके थ्रू होती है। प्लेसेंटा बुक में लिखा भी हुआ है, कुछ हार्मोन्स भी ये सीक्रेट करते हैं और उन हार्मोन का फंक्शन भी हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेसेंटा है ये भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हो जाता है। तो अगर कहीं मैं आप लोगों से पूछूं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अब तक कितने पॉइंट्स हो गए हैं, तो मेरे लिहाज से 3 होने चाहिए। फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, प्लेसेंटा फॉर्मेशन हुआ। आप लोगों को ये पॉइंट्स ऐसे याद होने चाहिए। यही बातें पूछते हैं कि प्लेसेंटा किस ट्राइमेस्टर के अंदर बनता है, या वो से ट्राइमेस्टर दिए जाएंगे कि इनमें से जो फॉलोइंग आर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं, इनमें से कौन सा वाला है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बनता है। फिलहाल 3 हो गए हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन हो वो फिर आपका आंसर ही होना चाहिए। अगर आप लोग अगले वाले पेज के ऊपर जाएं, जब तक मैं ना कहूँ कि आप लोग इसको अंडरलाइन कर ले, आप लोगों ने नहीं करना है, नंबर आप लोगों ने नहीं लिखना है, लेकिन 3 हो गए हैं। वो लिखा हुआ है, द 5th week of pregnancy marks the beginning of the embryonic period. This is when the baby's brain, spinal cord, heart and other organs begins to form. अगर देख लो उसने बाकायदा तौर पे ब्रेन स्पाइनल कार्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमारा नर्वस सिस्टम बनेगा, फिर लिखा है हार्ट, हमारा पहला ऑर्गन जो बनता है वो हार्ट बनता है, एंड अदर ऑर्गन बिगिंस टू फॉर्म। अगर आप लोग यहाँ पे नोटो कार्ड वगैरह लिखना चाहें तो भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, जो मैंने शेयर कर ली आपके साथ ये बात कि पहला ये बोन है जो कि वहाँ पे बन जाता है। लेकिन अगर आप देख ले ऑर्गन्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनोजेनेसिस की बात कर रहा है। और फिर उसने ये बात लिखी हुई है, द एम्ब्रियो इज नो मेड अप ऑफ 3 layers, द टॉप लेयर द एक्टोडर्म गिव राइज टू द बेबीज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आईज, इनर ईयर एंड मेनी अदर कनेक्टेड टिश्यूज। तो अगर आप लोग इनको देख ले, ये बातें हम और आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई थी, लेकिन अगर ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से ये ऑर्गन्स बनेंगे तो फिर हम और आप लोग इसको ऑर्गेनोजेनेसिस ही कहेंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है। आप लोग फिलहाल आप लोग इसको अंडरलाइन ना करने, मैं बता रहा हूँ। नो द बेबीज हार्ट एंड प्रीमेट्यू सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी बातें उसने लिखी है। अगर आप लोग इस पूरे पैराग्राफ को रीडिंग दे दे तो बात वही हुई कि ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर आप लोग उधर द 5th week ऑफ प्रेगनेंसी से लेके नीचे तक
आप साइड पे एक ही पॉइंट आप इसके अंदर लिख दें, वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। आप इनके साथ लिख दें और आप इसको पॉइंट नंबर 4 दे दें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए ईटा में अगर कहीं पूछा गया, वो जनरली आपको बता देगा, किसी आर्गन का नाम ले लेगा कि ये आर्गन की ऑर्गेनोजेनेसिस या आर्गन की फॉर्मेशन, इस आर्गन का बनना ये कब को होगा, किस ट्राइमेस्टर के अंदर होगा। आसान हल इसका यह है कि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गन्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो आपके बुक ने एनुअल के एग्जाम के लिए वो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। चूंकि आप लोग ईटा के हैं तो आप लोग इसको ऐसे याद नहीं करेंगे, आपको तो वो कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, तब जाके कहीं ऑर्गन्स के बारे में पूछा गया, फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया, आर्गन फॉर्मेशन, तो फिर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही होगा। तो अब तक हमारे और आप लोगों के 4 पॉइंट्स हो गए हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया है, इम्प्लांटेशन हो गया है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो गया है, और इनके अलावा ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया। लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस में मैंने आप लोगों को बता दिया है, आर्गन फॉर्मेशन, कोई भी आर्गन दिया गया ये कब को बनेगा, फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। नया पैराग्राफ, ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने अंडरलाइन किए होंगे। ग्रोथ इज रैपिड इन कमिंग वीक्स, आप इसको अंडरलाइन ना करें, इसकी जरूरत नहीं है। ग्रोथ हर एक ट्राइमेस्टर के अंदर होता है, क्योंकि 9 मंथ से वो टाइम गुजारेगा। हाँ, ग्रोथ के अंदर एक खास बात है, वो हो सकता है किसी और ट्राइमेस्टर के अंदर आ जाए, फिर मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर लूंगा। द न्यूरल ट्यूब अलोंग बैक इज क्लोजिंग एंड हार्ट इज पंपिंग ब्लड। लेकिन अगर आप लोग देख ले, हार्ट इज पंपिंग ब्लड, याद रख ले, बहुत खूबसूरत लफ्ज है, बहुत टेक्निकल बात है। वो ये है कि ऑर्गन्स कब को बनते हैं, आमतौर पर वो पहले ट्राइमेस्टर के अंदर बनते हैं, लेकिन ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन फंक्शन नहीं करते। ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन फंक्शन नहीं करते, एक्सेप्ट हार्ट। इसका मतलब कि हार्ट पहले ऑर्गन है जो बन भी जाता है, और हार्ट पहला ऑर्गन है जो फंक्शन करना भी शुरू कर लेता है। लेकिन हार्ट बनेगा कब को, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फंक्शन कब को करेगा, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर को होगा। हो सकते हैं बाकी ऑर्गन जो हैं वो इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इसमें फंक्शन ये शुरू ना करे, ये किसी और ट्राइमेस्टर के अंदर शुरू कर ले। और मैं आप लोगों को उधर पे बताऊंगा कि हार्ट के अलावा अगर किसी और ऑर्गन के बारे में पूछा गया कि कब को ये फंक्शन करना शुरू कर लेगा, तो आप लोग उसको फिर अंडरलाइन कर लेंगे। लेकिन एक्सेप्ट हार्ट बता दिया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बनेगा भी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये फंक्शन जो है ये भी फिर शुरू कर लेता है। फिर उसने ये बात लिखी हुई है, बेसिक facial features will begin to appear including passageways that will make up the inner ear। अगर आप देख ले, will make up, will be ऐसा होगा। आप लोग इन लोगों चीज़ों को आप लोग अंडरलाइन ना करें, ये मैं आप लोगों को, ये बात मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की हुई है। अगर आप लोग इसको देख ले, वो ऐसे ही कह रहा है, ये क्या है, एंड आर्चेस दैट विल कंट्रीब्यूट टू द जाज, यानी जाज वगैरह को फिर बना देगा। फिर लिखा हुआ है, द फीटल बॉडी बिगिंस टू टेक ऑन ए सी शेप कर्वेचर। बहुत ही खूबसूरत लफ्ज है ये। अगर आप लोग देख ले, कहीं इस डायग्राम में भी इन्होंने बाकायदा तौर पे इनको शो किया हुआ है। अगर आप लोग बेबी को देख ले, ये ऐसे उसका शेप है, जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट सी। तो कहीं पूछा गया कि ये सी शेप कर्वेचर यानी सी शेप बेबी कब को बन जाता है। इससे पहले वैसे स्ट्रेट होता है, फिर आखिर में चूंकि यूट्रस छोटा होता है, बेबी का साइज बढ़ जाता है, तो उसको समेट करने के लिए, खुद को वहां पे रखने के लिए ऐसे सी शेप कर्वेचर बना लेता है। तो कहीं पूछा गया कि सी शेप कर्वेचर कब को बनता है, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा। मेरे लिहाज से हमारा और आप लोगों के अब तक मेरे ख्याल में 6 पॉइंट्स होने चाहिए। 6 होगा, हाँ 6 ही होने चाहिए, जो कि आपके ज़हन में होने चाहिए। लेकिन इससे पहले मैंने बता दिया है कि अगर आप देख ले, वो सारा कुछ बन रहा है। फिर अगर आप लोग सी शेप के बाद देख ले, स्मॉल बर्ड्स विल सून बिकम आर्म्स एंड लेग्स, बर्ड्स होंगे उनसे फिर हाथ और पाँव बनेंगे। टिनी नस्ट्रिल्स बिकम विजिबल, वो आ जाएगा। एंड आईज लेंस बिगिंस टू फॉर्म, अगर देख ले बिगिंस टू फॉर्म, विल बिगिन, ये सारा कुछ बनेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस है। फिर लिखता है, द आर्म बर्ड्स नाउ टेक ऑन द शेप ऑफ पेडल्स, ये जो आर्म्स होते हैं इनका शेप पेडल की तरह हो जाता है। द आर्म एंड लेग्स आर ग्रोइंग लॉन्गर एंड फिंगर्स हैव बिगिन टू फॉर्म। इन बातों में खुद को आप लोग कंफ्यूज ना करें, ये आप लोगों को याद नहीं होनी चाहिए। आसान बात मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर कर ली है, इससे और भी मैं इसको आसान कर लूंगा। लेकिन बात ये कि अगर आप लोग इसको रीडिंग दे दे, सारा कुछ बन रहा है, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है। तब जाके तो मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को इस तरह से पता है ये ऑर्गन कब को बनेगा, हाथ कब बनेंगे, पाँव कब बनेंगे, फिंगर्स कब बनेंगे, नाक कब बनेगा, ये सारी बातें जो होंगी ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और उसने उस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर लिखते हैं, द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ईयर्स आर आल्सो फॉर्मिंग, बन रहा है ना सारा कुछ। और फिर लिखते हैं, एंड आईज आर विजिबल। और फिर लिखते हैं, द अपर लिप एंड नोज हैव बीन फॉर्म्ड, द ट्रंक ऑफ द बॉडी इज बिगिनिंग टू स्ट्रेटन। जबरदस्त बात है। अगर आप देख ले, इसी ही चैप्टर के अंदर, इसी ही टॉपिक के अंदर हम और आप लोगों ने पढ़ा
कि सी शेप था, तो सी कर्वेचर है, अगर आप लोग इसको स्ट्रेट कर ले तो फिर इंग्लिश के अल्फाबेट आई हो जाता है। इसका मतलब कि सी से लेके आई शेप जब इसका बनता है तो वो कब को बनता है, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम सी टू आई शेप जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो भी पहले ट्राइमेस्टर के अंदर हो जाता है। तो कब को पूछा गया कि सी शेप कब को होता है, तो अंडरस्टूड बात है वो भी फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा। लेकिन कहीं पूछा गया कि स्ट्रेट आई कब को होता है, तो अंडरस्टूड बात है ये भी फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होगा ये फिर हो जाता है। तो ये पॉइंट आपके ज़हन में होने चाहिए। फिर अगर आप लोग जाएं, उसने आखिर में लिखा हुआ है टू द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर द एम्ब्रियो कैन नो बी टेक्निकली डिस्क्राइब्ड एज फ्यूटस। बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है, अंडरलाइन आप लोग इसको कर ले। तो कहीं अगर आप लोग इसको देख ले तो ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी है कि एम्ब्रियो से फ्यूटस बनता है। एंड एम्ब्रियो से फ्यूटस का मतलब यह है कि एम्ब्रियो जो कि मैंने समझा दिया है, उधर पे आप लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जो फ्यूटस होता है इनको आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एम्ब्रियो से अगर फ्यूटस बनेगा तो इसका मतलब है कि वहां पे वो ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। बहुत जबरदस्त बात। कहीं पूछा गया ये ऑर्गन कब को बनेगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मैं बता रहा हूं हर गेस कहीं ऐसे पूछा गया कि ये ऑर्गन फंक्शन कब को परफॉर्म करेगा, तो आप लोग इसको कहीं आप लोग इसको ऐसे नहीं कह सकते वो फिर फर्स्ट ऑर्गन ही हो, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही होगा। लेकिन इनमें से हार्ट एक्सेप्शनल केस है, वो पहला ऑर्गन है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बन भी जाता है, वो पहला ऑर्गन है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर लेता है। लेकिन बाकी सिस्टम्स वो किसी और ट्राइमेस्टर के अंदर फंक्शन जो है ये परफॉर्म करेंगे। तो कहीं पूछा गया सी से आई शेप कब को बनेगा, यानी कर्वेचर से स्ट्रेट कब को होगा, ये भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। लेकिन कहीं पूछा गया कि एम्ब्रियो से फ्यूटस कब को बनेगा, तो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा। नेक्स्ट, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे लिहाज से कुछ 8-9 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। लेकिन इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लिया है। इस बारे में आप लोगों से पूछा गया, फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। फ्यूटल डेवलपमेंट द सेकंड ट्राइमेस्टर, वीक्स तो उसने नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप लोग वीक्स लिखना चाहें तो ये बात जहन में होनी चाहिए कि पीरियड 12 वीक्स आप लोग ना लिखे, ये 13 से 24 तक हो जाएगा। लिखा हुआ है ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर द फ्यूटल सेक्स बिकम्स अपेरेंट। अगर आप लोग नॉर्मली देख ले प्रेगनेंसी में जो मदर्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड भी सेकंड ट्राइमेस्टर में 4th, 5th, 6th मंथ इसमें ये कर लेते हैं, और वहाँ पे फिर सेक्स का पता चल जाता है बेबी का कि ये मेल है या फीमेल है, इससे पहले पता नहीं चलता। तो सेक्स का पता कब को चलता है, तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ये पता चल जाता है। पहला पॉइंट हुआ। जो दूसरा है वो ये है, द फीटल ईयर बिगिन टू स्टैंड आउट एट द साइड of the head and the nerve endings from the brain connects to the ears allowing the fetus to hear। अगर allowing the fetus to hear, अगर आप लोग देख ले कान कब बनेंगे, तो पहला ट्राइमेस्टर था, ऑर्गेनोजेनेसिस था। लेकिन कब कान कब को सुनेंगे, हियरिंग कब की होगी, तो फिर ये सेकंड ट्राइमेस्टर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आसान हाल आप लोगों को बता रहा हूं, किसी ऑर्गन के बारे में पूछा गया कि कब को बनेगा तो फर्स्ट होगा, लेकिन कब को वो फंक्शन करेगा तो फिर वो सेकंड होगा। एक्सेप्ट जो है वो कोई और नहीं है, वो हार्ट ही है जो फर्स्ट को बनता भी है, और हार्ट फर्स्ट जो है वो हार्ट जो है वो पहले ही ट्राइमेस्टर के अंदर ये फिर अपना फंक्शन जो है ये फिर इनको ये शुरू भी कर लेता है। ये 2 पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। तीसरा पॉइंट, द हेड इज अबाउट हाफ ऑफ द ओवरऑल साइज ऑफ द फ्यूटस वन। जो बेबी का जो सर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जितना उसका वेट होता है उसका 50% वहां पे सर होता है। सर का जो साइज होता है, हेड का जो साइज होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। तो बहुत ही आसान पॉइंट है कि हेड जो है ये मैक्सिमम साइज कब को अटेन कर लेता है, ये बात भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। इसके बाद अगर आप लोग कहीं आ जाए, मेरे ख्याल में 3 पॉइंट्स होने चाहिए। फिर लिखा है द फीटस ग्रोज रैपिडली ड्यूरिंग द 5th मंथ एंड इंटरनल ऑर्गन्स कंटिन्यू टू मैच्योर वन। तो ग्रोथ जो है वो पहले में भी था, सेकंड के अंदर भी है, लेकिन फिलहाल आप इसको अंडरलाइन ना करें, ग्रोथ हर एक ट्राइमेस्टर के अंदर होता है। लेकिन मैंने पहले भी आपके साथ ये बात शेयर कर ली है कि ग्रोथ के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा वो अभी आप लोगों के साथ फिर मैं शेयर कर लूंगा। और फिर लिखा हुआ है फीटल मसल्स एंड बॉडी फैट इज बीइंग स्टोर्ड अंडर द स्किन एंड बॉडी हेयर स्टार्ट्स टू अपीयर। सो फीटल मसल्स, बॉडी फैट्स ये कब को बनते हैं, ये भी सेकंड ट्राइमेस्टर होगा, और हेयर्स कब को बन जाते हैं ये भी सेकंड ट्राइमेस्टर होगा। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। अगर आप लोग बाकी ऑर्गन्स की ऑर्गेनोजेनेसिस को देख ले तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जैसे मसल्स, फेट्स, हेयर्स, ये कब को बनते हैं तो ये एक्सेप्शनल केस है, तो फिर ये सेकंड ट्राइमेस्टर होगा। तो हम और आप लोगों ने एक और बड़ी यूनिक बात समझ ली है, वो ये है कि हार्ट कब को बनेगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर।
बाकी ऑर्गन्स कब बनेंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। लेकिन बाकी ऑर्गन्स कब को फंक्शनल होंगे? सेकेंड ट्राइमेस्टर, एक्सेप्ट हार्ट। लेकिन हार्ट के अलावा, बाकी ऑर्गन्स के अलावा हेयर्स कब बनेंगे? सेकेंड ट्राइमेस्टर। फेट्स कब स्टोर होना शुरू हो जाएंगे? सेकेंड ट्राइमेस्टर। मसल वगैरह कब सारा कुछ कर लेंगे? सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो ये थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ में बिल्कुल लास्ट पॉइंट जो कि इन्होंने ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, वो है जो फिंगर्स होते हैं, इनमें जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं। यू नो कि आजकल जो जमाना है वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह का होता है। हम और आप लोग क्राइम्स को इसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं। मोबाइल में इसका इस्तेमाल है, पासपोर्ट में, शनाख्ती कार्ड में, सब जगहों पे फिंगरप्रिंट्स। तो फिंगरप्रिंट्स कब को डेवलप हो जाते हैं? ये सेकंड ट्राइमेस्टर है। बहुत खूबसूरत पॉइंट है, आप लोगों ने इसको जरूर डिस्क्राइब करना है, आप लोगों ने इसको जरूर नोट करना है। जो फीटल डेवलपमेंट है द थर्ड ट्राइमेस्टर, यू नो कि मंथ्स में कहां से कहां तक होगा? तो ये मंथ्स में 7, 8, 9 मंथ्स उसने नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन वीक्स में फिर ये कहां से कहां तक हो जाएगा? तो फिर 24 तक तो ये हो गया, फिर ये 25 से शुरू हो जाएगा। सो 25 से लेके 36 या 38 या 40 जितने भी वीक्स हैं वो सारा का सारा हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर हो जाएगा। फाइनल वेट गेन टेक्स प्लेस। बड़ा खूबसूरत पॉइंट नंबर 1, आप इसको अंडरलाइन कर ले। सबसे ज्यादा वेट गेन यानी ग्रोथ कहां पे होता है? तो वो थर्ड ट्राइमेस्टर है। अगरचे हर एक ट्राइमेस्टर के अंदर ये सारा कुछ हो जाता है। उसने ये वेट में 28 ग्राम पर डे ये बातें लिखी हुई है, लेकिन आमतौर पे ये रट्टे वाली बातें होती हैं कि आप लोगों से ये बातें पूछे कि 28 ग्राम होता है या 30 ग्राम होता है या 5 ग्राम होता है, इस तरह के एमसीक्यूज नहीं आते, ये फिक्स बातें नहीं होते। यू नो कि बायो में सारा कुछ कॉन्सेप्ट की बातें होती हैं, ये कॉन्सेप्ट्स निकालते हैं। और फिर अगर आप देख ले द फीटस बिगिंस टू मूव रेगुलरली, आप इसको अंडरलाइन कर ले। ये जो बेबीज होते हैं इनमें जो मूवमेंट होती है ये प्रेगनेंसी में कब को शुरू हो जाता है? तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। और माँ जो होता है ये बाकायदा तौर पे इनको फील भी करते हैं। और अगर मूवमेंट नहीं होती बेबी में तो आमतौर पे जो माँ होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये फिर थोड़े खफा भी होते हैं, क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं होती तो फिर इनका अकीदा ये होता है कि जो बेबी है उनकी फिर डेथ हो गई होती है। और साथ में आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि अगर प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम पे बेबी की डेथ हो जाए यानी वो एक्सपायर हो जाए तो हरगिज़ वो जो बेबी होता है वो माँ के अंदर उन 9 मंथ्स को फिर ये पूरा नहीं करेगा, उसी टाइम पे इसकी फिर डिलीवरी जो है ये भी फिर हो जाती है। ओके, इनके बाद उसने फिर ये बात भी लिखी हुई है, लिखी हुई है कि इसके बाद वाले एक्स यूटीरो वियाबिलिटी। एक्स यूटीरो मीन्स के यूट्रस के बाहर ये कब को खुद को तैयार करता है, क्योंकि वो तो थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद तो फोर्थ ट्राइमेस्टर है ही नहीं, तो थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद तो बेबी जो होगा वो तो फिर बाहर को निकलेगा। बाहर निकलेगा तो बाहर में तो कुछ डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, एयर है, सब चीज़ों में फर्क है। तो इनके लिए कब को ये तैयार करता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फिर ये थर्ड ट्राइमेस्टर होगा, इसलिए हम आप लोग इसको कहते हैं एक्स यूटीरो वियाबिलिटी के लिए प्रिपरेशन कब को करेगा? ये भी थर्ड ट्राइमेस्टर होगा। ओके, और फिर देख ले द हेड इज इंगेज इन थर्ड ट्राइमेस्टर, दैट इज फ्यूटल हेड डिसेंड्स इनटू द पेल्विक कैविटी। तो कहीं पूछा गया कि जो हेड होता है ये कब को नीचे डिसेंड करेगा, कब को नीचे आएगा? उसमें भी कोई शक नहीं है, ये भी थर्ड ट्राइमेस्टर में ही होगा। तो अगर आप लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में देख ले, कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, आप लोग इसको जरूर इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के नंबर आप इसके ऊपर लिख देंगे। कोई भी बात पूछी गई कि ये किस ट्राइमेस्टर में होना चाहिए तो भी पता होना चाहिए। कहीं पूछा गया कि इनमें से ये वाला पॉइंट कब को होता है तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके बुक ने एक टेक्निकल 1 मिनट की बात है वो उसने डिस्क्राइब की हुई है, वो आप लोगों को बता देता हूँ। मुझे शक पड़ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा ये टॉपिक दिया गया है अंदर को कि कहीं ना MCQ में आया हुआ है, ना कभी किसी की सोच वहां पे चली गई है। हो सकता है उधर पे ऐसा हो तो फिर आपके लिए किसी किस्म का मसला ना हो। हाँ ना सॉरी, हाँ, तो फिर आप लोगों को फिर ये पता होना चाहिए, वो है एलोमेट्रिक ग्रोथ। एलोमेट्रिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अगर हम और आप लोग वैसे देख ले, फॉर एग्जाम्पल हम और आप लोग हैं, तो अगर हम और आप लोग हैं तो जब हमारे आप लोगों की पैदाइश हो जाए, तो अगर आप लोग देख लें कि अगर मैं पूछूं कि जब हमारे और आप लोगों की पैदाइश हो गई तो लेफ्ट हैंड के अंदर जितनी ग्रोथ हुई है क्या उतनी राइट हैंड के अंदर भी हुई है? हाँ, हुई है। इसका मतलब कि जो ग्रोथ है क्या वो प्रोपोर्शनल है? हाँ, प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ग्रोथ हमारे अंदर लेफ्ट ईयर के अंदर हुआ है अब तक क्या उतनी राइट ईयर में भी हुआ है? हाँ, हुआ है। इसका मतलब कि जो ग्रोथ है पैदाइश के बाद वो प्रोपोर्शनल है। जितने हमारे लेफ्ट लेग के अंदर ग्रोथ हुई है क्या उतनी राइट के अंदर भी हुई है? हाँ, हुई है। इसका मतलब कि जो ग्रोथ है वो प्रोपोर्शनल है। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। लेकिन कहीं अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो ग्रोथ है वो प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या पैदाइश के बाद हमारी
लेफ्ट हैंड के अंदर जितनी हाँ ग्रोथ हुई है, क्या उतनी ग्रोथ लेफ्ट लेग के अंदर भी हुआ है? नसीर साहब, मेरे ख्याल में आपका जवाब ना ही होना चाहिए, नहीं हुआ है। अगर मैं असद साहब आपसे पूछ लूं कि जितनी ग्रोथ हमारे राइट ईयर के अंदर हुआ है, क्या उतनी ग्रोथ हमारे लेफ्ट राइट लेग के अंदर भी हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो अगर मैं पूछूं कि ये जो ग्रोथ है, क्या ये प्रोपोर्शनल है? ना, इन प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल नहीं है। याद रख ले, अगर ग्रोथ इन प्रोपोर्शनल होते हैं तो इसको हम फिर मेडिकल साइंस में जो टेक्निकल लफ्ज हम इसके लगाते हैं वो है एलोमेट्रिक ग्रोथ। तो बुक ने एक लफ्ज लिखा हुआ है, वो है एलोमेट्रिक ग्रोथ। इट मींस कि जब ऑर्गन्स के बीच में इन प्रोपोर्शनल ग्रोथ हो, फिर हम इसको एलोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। लेकिन अगर प्रोपोर्शनल ग्रोथ हो, टर्म कोर्स में नहीं है, फिर हम और आप लोग इसको आइसोमेट्रिक ग्रोथ हम इसको कहते हैं। और शुक्र है कि कुछ ऑर्गन्स के बीच में, जैसे दोनों हाथ इसमें आइसोमेट्रिक है, दोनों पांव इसमें आइसोमेट्रिक है, दोनों कान इसमें आइसोमेट्रिक है। शुक्र है कि कुछ ऑर्गन्स में एलोमेट्रिक ग्रोथ है, जैसे लेफ्ट ईयर, लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग। अगर इनमें आइसोमेट्रिक होते तो आप अंदाजा लगा दे कि आज असद साहब की शेप कैसे होती, आज नसीर साहब कैसे होते, कि अगर इस कान का साइज भी आज लेफ्ट हैंड जितना होता, लेफ्ट ईयर जितना होता। थैंक यू वेरी मच।